जागरण जोश के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सोबान और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में। तो ये जो आपको हम यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं इस रूल्स से रिलेटेड, इस गाइडलाइन से रिलेटेड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपसे बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो गाइडलाइंस हैं ये क्या हैं और ये कब से लागू होने वाली हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं जो सेंटर है यानी कि केंद्र सरकार है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में जो जानकारी है वो 25 फरवरी 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है ये जो गाइडलाइंस हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए आपको ये पता होगा जो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और साथ ही साथ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि आप अमेज़ॉन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो इन सब के लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जहाँ पर इनके जो कंटेंट है उनको रेगुलेट किया जा सके। बट अब जो है सरकार क्या कर रही है ये एथिक्स कोड लेकर आ रही है और अभी जो है इसके बारे में एक नोटिफिकेशन दी गई है यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है यूनियन मिनिस्टर्स की तरफ से, उसके बारे में जानकारी बताई गई है कि सरकार जल्द ही ये जो रूल्स है एथिक्स कोड है उसके जो पूरे रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वो लेकर आने वाली है। साथ ही साथ जो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी हैं यूनियन मिनिस्टर और प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने ब्रीफिंग में कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड बताए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो नई गाइडलाइन हैं उनका उसमें जो है ये फ्रेम करी गई हैं जो एक्सरसाइज पावर्स ऑफ अंडर सेक्शन 87(2) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और ये साथ ही साथ ये सप्रेशन में होंगे जो कि अर्लियर एक 2011 में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2011 की निकाली गई थी। तो इस तरह का पहला भी एक गाइडलाइंस निकाला जा चुका है, लेकिन अब जो है 2021 के लिए क्या क्या रूल्स होंगे उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए आपको बताएं कि जब अभी 26 जनवरी पर हिंसा हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ पर लाल किले पर जिस तरीके से उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट्स और हैशटैग्स चलाए गए ट्विटर के ऊपर, वहाँ पर जो सरकार है उसने ट्विटर से कुछ अकाउंट्स को हटाने की मांग करी थी। शुरुआत में तो ट्विटर ने ये कहा कि भाई हम इसको हटा देंगे, लेकिन उसके बाद में जो है वो बहाल कर दिए गए अकाउंट्स। लेकिन अब जो है कोई एथिक्स नहीं थे, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई ऐसा लॉ नहीं था जो यहाँ पर रेगुलेट कर सके। तो अब क्या क्या होने वाला है, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, तो उसके लिए अब एक रेगुलेशन और एक एथिक्स कोड जो है, रूल्स जो है वो लागू किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो बात कही गई और उसमें ये बताया गया कि जो PIB आप जानते हैं उस पर ये डेटा उपलब्ध कराया गया और साथ ही साथ जो 25 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर और साथ ही साथ जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने, तो वहाँ पर भी ये डेटा बताया गया कि भारत में व्हाट्सएप के यूज़र्स जो है 53 करोड़ हैं, यूट्यूब के यूज़र्स जो है 44.8 करोड़ हैं, फेसबुक के यूज़र्स 41 करोड़ हैं, इंस्टाग्राम के यूज़र्स 21 करोड़ हैं, ट्विटर्स के यूज़र जो हैं वो 1.75 करोड़ यूज़र्स उपलब्ध हैं भारत में। तो भारत जो है दुनिया का जो है एक कह सकते हैं कि इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सरकार ये ज़रूर कह रही है कि आप ज़रूर आएँ हमारे देश में, काम करें, व्यवसाय करें, मुनाफा कमाएं, लेकिन जो है आपको जो कानून होंगे, संविधान के, भारत के जो कानून होंगे उनका भी पालन करना होगा और उनके लिए आप जवाबदेह होंगे। तो अब जो है ये अब आपको मैं बता रहा था कि ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए जो फेक न्यूज़ है वो वहाँ पे फैलती है, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर फटाफट से फेक न्यूज़ फैल जाती है। कोई भी जो है बात अगर ये क्या होता है, फेक न्यूज़ से दंगा भड़क सकता है, किसी को नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ पर बहुत सारी पोर्नोग्राफी वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी वायरल होने लगती हैं। तो इन सब पे रेगुलेशन करने के लिए एक जो है रूल्स और एथिक्स बनाए जाएंगे और ये क्या होंगे उसके बारे में हम जल्दी ही आपको बताएंगे। आपको ये बता दें साथ ही साथ जो वुमेन से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, मॉफ्ड इमेजेस होती हैं उनकी और जो उनकी
यूजेज होती है वो गलत चीज़ों में हो जाती है, और इसलिए ये जो डिग्निटी होती है वुमेन की, उसके रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं। ऐसे यहाँ पर पीआईबी की तरफ से बहुत सारा जो डेटा दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर बताया गया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे किस तरीके से गलत चीज़ें वायरल हो जाती हैं, गलत कंटेंट जो है वायरल हो जाता है, जिससे जो है कई सारे ऐसे देखे गए इंस्टेंसेस जहाँ पर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है, डिफेमेटरी और ऑब्सीन कंटेंट्स भी मिलते हैं, और जो कई सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़का देते हैं, उनको दुख पहुँचाते हैं। और ये जो कई सारे प्लेटफॉर्म से ये सब देखने को मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और पिछले कई सालों में ऐसे बहुत सारे जो है इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है क्रिमिनल्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वो एक तरह से वो सामने आते रहे हैं, और उसके जो है दंगे भड़कने की और देश की जो संप्रभुता है उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऑब्सीन कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप देख ही रहे होंगे जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है, जो देश की जो हार्मनी है उसमें प्रभावित उसको करता है। साथ ही साथ फिनेंशियल फ्रॉड्स के भी कितने सारे आपने देखे होंगे, किसी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकल गया या कुछ इसी तरीके से इंस्टेंसेस हुए। तो इसकी वजह से ये इन एथिक्स कोड की ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही साथ वॉयलेंस यानी कि दंगा भड़काने के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि मददगार होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन एथिक्स और लॉज की ज़रूरत पड़ी है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए ये जो नए रूल्स हैं वो डिजिटल मीडिया और ओटीटी के ऊपर लागू किए जाएंगे। तो और जो साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उनको जो है एक तरह से मदद की जा सके कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है समझा जा सके। अगर मान लीजिए किसी की फ़ोटो वायरल हो जाती है और ऑप्शन करके वो कंटेंट परोस दिया जाता है सोशल मीडिया पर, वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर होने लगता है, लेकिन अगर कोई इसकी कंप्लेंट करना चाहे तो कहाँ करेगा। तो इसके लिए जो है एक भूमिका जो है यहाँ पर बनाई गई है कि आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको अपने ही अंदर ऑफिसेज में ही एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना होगा, एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा जहां पर उनकी जो समस्या है उसका समाधान वो दे सकें, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी समस्या का समाधान दे सकें। तो अब दोस्तों आपको बता दें कि जो डिजिटल मीडिया है, ओटीटी के जो नए नियम हैं, उनका उद्देश्य सिंपल से आपको यही समझ में आना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया जो है वहाँ पर जो उपयोग करता है, यूज़र्स हैं, हम और आप हैं, उनको सशक्त बनाया जाए। तो अगर कोई उनकी शिकायत होती है तो उनका निवारण किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके, तो उसका एक प्रोसेस बनाए एक जो भी सोशल मीडिया कंपनी है। साथ ही साथ इंटरनेट पर जो आप देखते हैं और थिएटर में जो देखते हैं और टेलीविज़न में जो दर्शक देखते हैं उनको जो है बीच में अंतर को ध्यान में रखते हुए ये नियम तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ जो जर्नलिज्म होता है और क्रिएटिव लिबर्टी होती है उसको बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है कि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। आपकी जर्नलिज्म आपका अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट का किसी की पॉलिसी है कुछ या फिर रूल्स हैं उसका आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जर्नलिस्टिक आपको लिबर्टी दी जाएगी, क्रिएटिव लिबर्टी आपको दी जाएगी, उसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम उसमें नहीं क्रिएट की जाएगी। अब जो है इस के फीचर्स क्या क्या होंगे उसके ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कही गई है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो अब ये क्या है कि ग्रीवियंस ऑफिसर यानी कि शिकायत निवारण के लिए आपको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक ग्रीवियंस ऑफिसर को जो है आपको रखना होगा जो कि 24 आवर्स के अंदर, यानी कि कंप्लेंट जब होती है उसके 24 घंटे के अंदर उसको एक्नॉलेज करना होगा कि भाई ये कंप्लेंट हमारे पास आ गई है। उसके बाद 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा कि जिसमें आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। साथ ही साथ ये इंश्योर करना होगा कि ऑनलाइन जो सेफ्टी है और डिग्निटी ऑफ यूजर्स है, स्पेशली जो महिलाएं होती हैं उनकी जो डिग्निटी है उसको भी जो है ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसको 24 घंटे के अंदर वुमेन से रिलेटेड, उनकी डिग्निटी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो 24 घंटे के अंदर आपको उसके ऊपर कार्यवाही करनी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो इसके लिए शिकायत कर सकता है। पार्शियल न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल एक्ट के लिए कोई भी ऐसा मॉर्फ करी हुई पिक्चर, इमेज या फिर वीडियो कुछ जाती है तो उसके लिए अगर कोई शिकायत आती है तो उसको आपको 24 घंटे के अंदर उसका निवारण करना पड़ेगा।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो 2 कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं, तो क्या होता है कि एक तो बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, एक तो होते हैं छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स। तो 2 कैटेगरी बनाई गई, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़ और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़। तो यहाँ पर जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके लिए क्या नंबर्स होंगे, कितना यूज़र्स बेस होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया व्हाट्सएप के लिए कितना, इंस्टाग्राम के लिए कितना यूज़र्स है। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए एडिशनल जो है कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। अब उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें ये समझते हैं कि क्या क्या रखना होगा। जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए लागू होता है ये। तो आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, तो एक मुख्य अनुपालन अधिकारी आपको नियुक्त करना होगा, जो कि जो अधिनियम होगा और जो नियम होंगे उनको जो है पालन करना, उसका सुनिश्चित करना होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। और वो जो व्यक्ति है वो भारत का निवासी होना चाहिए और भारत में ही होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा जो है आपको एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा, जो कि 24 घंटे और सातों दिन काम करेगा, जो कि आपकी जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं उनसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी है कांटेक्ट करना चाहती है, तो ये आपका नोडल कांटेक्ट पर्सन वहां पर मौजूद होना चाहिए। उसके बारे में जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। आपको जो है एक ऐसा रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर रखना होगा, जो कि सारे जो शिकायत हैं उनको जो है ले उसको एक्नॉलेज करे। साथ ही साथ आपको एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, हर महीने एक रिपोर्ट जारी करना होगा कि आपके पास कितनी शिकायतें आई, आपने कैसे उसका निवारण किया, कैसे उन शिकायतों को समझा, तो ये भी करना होगा। साथ ही साथ आपको एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन करना होगा। देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब जो है रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि वहाँ पर कई बार देखा गया है कि ये आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से ये मैसेज चला है। यानी कि मान लीजिए हम व्हाट्सएप का एक एग्जांपल लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे कोई एक चीज़ जो दंगा भड़का सकती है, एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वो शेयर होती है। ये एक ओरिजिन तो होगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं से शुरुआत उसकी हुई होगी, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि व्हाट्सएप जो है उसमें क्या कहा गया है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। इसका मतलब अगर ये एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो ये अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बात हो रही है, क्या कंटेंट शेयर हो रहा है, इसके बारे में जानकारी व्हाट्सएप को भी नहीं होती है। तो क्या ये अगर लागू किया जाता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है शेयर होना, किस बंदे ने शेयर किया है, तो अगर ऐसा होता है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या होगा, ये हमें समय बताएगा। अब जो है यहाँ पर यह भी बात कही गई है कि एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी को एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है इंडिया में ही रखना होगा और जिसे पब्लिश करना होगा वेबसाइट पर और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि ये हमारा भारत का एक एड्रेस है। अब दोस्तों यहाँ पर साथ साथ आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के लिए आपको ये कब से लागू होगा, तो जो रूल्स हैं वो इफेक्ट में आएंगे जब भी पब्लिकेशन होगा गजट का, एक्सेप्ट फॉर द एडिशनल ड्यू डिलिजेंस फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज विच शैल कम इन इफेक्ट 3 months आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि 2 भागों में बांटा गया, एक तो बड़े प्लेयर्स होंगे, एक होगी छोटे प्लेयर्स। तो बड़े प्लेयर्स को 3 महीने का समय दिया जाएगा कि वो जब भी ये गजट बनता है, जब भी लॉज आता है या भी ये रूल्स और रेगुलेशन जारी किए जाते हैं, नोटिफिकेशन जब भी सरकार की तरफ से आता है, उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपको जो भी नियम है, कानून है, उनका पालन करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अभी फिल्म्स देखते हैं, तो उस पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि जो थिएटर में अगर आप फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर जो सेंसर बोर्ड है उसमें सेंसर होने के बाद पिक्चर को एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी की बात कही गई है, तो यहाँ पर सेल्फ क्लैरिफिकेशन करना होगा OTT प्लेटफॉर्म्स को। अपना जो कंटेंट है उसको जो है बताना होगा कि किस चीज़ में आता है। जैसे अब मान लीजिए U है तो वो यूनिवर्सल के लिए आ गया, UA7+ के लिए हो गया, UA13+, उसके बाद UA16+, और इसी तरह से एडल्ट कंटेंट आपको ये बताना होगा, क्लासिफाई करना होगा। इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो हम जैसे ही इसके बारे में डिटेल आती है उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे।
अब आपको अगर पढ़ना है दोस्तों और समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपनी एक वेबसाइट पर जो हमने बताया हुआ है पूरा आपको इसकी जानकारी दी हुई है, उसका एक लिंक भी दे देंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ ये थी पूरी जानकारी जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।